आइए समझते हैं एक पॉइंट को, कैसा किस तरह का ये क्वेश्चन होता है। देखिए पूछा गया है कि पॉपुलर बैंक एक लीडिंग बैंक है, ठीक है, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक है पॉपुलर बैंक नाम का, और उसका 31/8/2008 का जो उसका बैलेंस शीट है, 31 अगस्त का जो बैलेंस शीट है वो इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट लैंडिंग है। और देखिए दो चीज़ हो रहा है, एक हो रहा है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट लैंडिंग और एक होता है लोन और रीफाइनेंस। तो ये जो बैंक है वो दो चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। वो क्या क्या चीज़ है दोस्तों, एक है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट लैंडिंग और दूसरा है रीफाइनेंस लोन। तो इन दोनों चीज़ में ये बैंक पार्टिसिपेट कर रही है। तो सबसे पहला जो केस हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है उसमें बताया गया है कॉल मनी लैंडिंग ₹1100 करोड़ विच कंप्राइजेज, मतलब ये जो बैंक है वो 1100 करोड़ रुपया जो है कॉल मनी लैंडिंग में लगा रही है, ठीक है। और उस 1100 करोड़ का बाइफर्केशन हमें नीचे दिया गया है। देखिए उस 1100 करोड़ में से 500 करोड़ रुपया जो है वो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक को दी गई है जिसका CRAR 10% है। फिर उसमें से 300 करोड़ रुपया जो है किसी प्राइवेट बैंक को दी गई है जिसका CRAR 14% है। उसमें से 200 करोड़ रुपया किसी शेड्यूल बैंक को दी गई है जिसका CRAR 8% है। उसमें 50 करोड़ रुपया किसी नॉन शेड्यूल बैंक को दी गई है जिसका CRAR 15% है। 50 करोड़ और रुपया दूसरे नॉन शेड्यूल बैंक को दी गई है जिसका CRAR 5.5% है। तो दोस्तों ये बाइफर्केशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना ये कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। चलिए ये तो था हमारा कॉल मनी वाला लैंडिंग। अब देखते हैं ये जो हमारी पॉपुलर बैंक है वो लोन या रिफाइनेंस जो दूसरे बैंक को दे रही है वो उसका किस तरह से बाइफर्केशन हो रहा है। देखिए 300 करोड़ रुपया वो किसी शेड्यूल बैंक को दे रही है जिसका CRAR 5.5% है। 200 करोड़ रुपया वो नॉन शेड्यूल बैंक को दे रही है जिसका CRAR जो है 15% है। 100 करोड़ रुपया वो किसी नॉन शेड्यूल बैंक को दे रही है जिसका CRAR 8.5% है। तो अब देखिए ये तो था हमारा डाटा वाला पार्ट जो कि डाटा हमें क्वेश्चन से दी गई है। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड रिक्वायर। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कैपिटल फंड कितनी होगी, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए कैपिटल फंड कितनी होगी वो हमसे पूछा गया है। चलिए ये तो समझ में आ गया। और दूसरा पूछा गया है व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल। तो दो चीज़ को क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जैसा कि हमारा हेडिंग ही था, हेडिंग में ही हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। तो हम लोग ये सीखेंगे कि कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा चीज़ हम लोग ये सीखेंगे कि टायर 1 और टायर 2 का जो अमाउंट है मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर से आप लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए, आपको मैं अच्छे से सिखा दूंगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन यदि आप कभी फेस करें तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ RBI की गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी है। वो देखिए क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो बैंक पे जो क्लेम है, ठीक है, जो भी बैंक हमारे भारत में है या कोई भी फॉरेन बैंक है उन पे जो क्लेम है उनका रिस्क वेट इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए उसका नियम क्या है, देखिए कोई भी शेड्यूल बैंक यदि है, ठीक है, और उनका मिनिमम CRAR, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मिनिमम वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि उनका CRAR यदि 9% हो या 9 से ज़्यादा हो तब उनका जो रिस्क वेट होगा वो 20% होगा। दोस्तों ये रिस्क वेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है किसी भी शेड्यूल बैंक के लिए CRAR का जो जिसका CRAR 9% से ज़्यादा है या 9% है उसका रिस्क वेट कितना होगा दोस्तों 20%। फिर दिया गया है किसी भी नॉन शेड्यूल बैंक का जिसका CRAR 9 या 9 से ज़्यादा हो तो उसको रिस्क वेट 100% दिया गया है, होना भी चाहिए, नॉन शेड्यूल में ज़्यादा रिस्क होता है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रिस्क वेट असाइन किया गया है। और देखिए यहाँ पे नीचे एक और 3 पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें अदर शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक हो जिसका CRAR मान लीजिए 9 से कम हो तो क्या होगा। तो देखिए यदि 6 से 9 के बीच में है और कोई शेड्यूल बैंक है तो 50%, और 6 से 9 के बीच में और नॉन शेड्यूल बैंक है तो 150%। उसी तरह देखिए 3 से 6 के बीच में है शेड्यूल बैंक है तो 100%, और 3 से 6 के बीच में है और नॉन शेड्यूल बैंक है तो 250%, और फाइनली 0 से 3 के बीच में CRAR है और कोई शेड्यूल बैंक है तो 150%, और कोई यदि नॉन शेड्यूल बैंक है तो वो 350%। तो दोस्तों ये डाटा हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फिर से देख लें, हमें क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल फंड बताना था हमें और मिनिमम टायर 1 और मैक्सिमम टायर 2 कैपिटल बताना था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमको जो डाटा दी गई है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉल मनी लैंडिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा रिस्क वेट निकालना, ठीक है। जो डाटा दी गई है उसके बेसिस पे हम लोग रिस्क वेट को कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डील विथ कॉल मनी लैंडिंग।
तो ये जो हमारी पॉपुलर बैंक है वो जो दूसरे बैंकों को कॉल मनी मार्केट में लैंडिंग दे रही है उसका रिस्क वेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे दोस्तों, पहला 500 करोड़ है और उसका CRAR कितना है 10%। तो कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, तो ये वाला नियम लगेगा। देखिए 9 से ज़्यादा है ना तो 20% इसका रिस्क वेट होगा। तो हम लोग 500 का 20% निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है 500 का 20% कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। चलिए ये तो पहला केस था। अब दूसरा केस में क्या हुआ, दूसरा केस में इसने लैंड किया 300 करोड़ किसे, प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट भी एक तरह का शेड्यूल बैंक ही है जिसका CRAR कितना है 14%। तो उसके लिए भी वही नियम लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए उसके लिए कितना रिस्क वेट होगा 20%, 300 करोड़ का यानी कि 60 करोड़। चलिए तीसरा जो केस था हमारा उसमें था 200 करोड़ टू शेड्यूल बैंक हैविंग CRAR ऑफ 8%। तो ये 9 से तो कम है, तो 9 से यदि कम है तो कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा CRAR ऑफ 6 to 9 और शेड्यूल बैंक। तो कितना परसेंट है रिस्क वेट 50%। तो देखिए हमने 200 करोड़ का 50% निकाला यानी कितना निकला 100 करोड़ निकला। उसके बाद जो हमारा D नंबर केस था उसमें क्या था, 50 करोड़ दिया गया नॉन शेड्यूल बैंक को और CRAR कितना है 15%। तो 15% तो 9 से ज़्यादा है, ठीक है, और नॉन शेड्यूल बैंक है। तो नॉन शेड्यूल बैंक में कितना होता है 15% से ज़्यादा केस में 100% रिस्क वेट होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने 50 करोड़ का 100% निकाला। और फाइनल जो केस था हमारा E नंबर क्वेश्चन, उसमें था कि 50 करोड़ किसी अदर नॉन शेड्यूल बैंक को दिया गया है जिसका CRAR 5.5% है। तो फिर से ये वाला केस देखिए दोस्तों, 5.5, 3 और 6 के बीच में लाई करेगा। और यदि नॉन शेड्यूल बैंक है तो 250% निकालेंगे। तो 250% किसका निकालें हम लोग 50 करोड़ का, यानी कि कितना आ गया 125 करोड़। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने इंडिविजुअली हर एक केस का रिस्क वेट निकाला। अब टोटल रिस्क वेट यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, 100 + 60 + 100 + 50 + 125 यानी कि कितना हो जाएगा 435 करोड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क वेट निकाल लिया कॉल मनी लैंडिंग के लिए। उम्मीद है इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो पॉपुलर बैंक थी ये कॉल मनी के अलावा और कहाँ पैसा लगाई थी, ये लोन भी की थी या रिफाइनेंस भी की थी अदर बैंक को। तो आइए अब हम लोग लोन और रिफाइनेंस का रिस्क वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए लोन वाला जो केस है उसमें देखते हैं, पहला 300 करोड़ दी किसी शेड्यूल बैंक को और CRAR कितना है 5.5% है। तो फिर से आ जाइए 5.5% 3 और 6 के बीच में लाई करेगा और शेड्यूल बैंक है तो 100% रिस्क वेट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 300 करोड़ का 100% निकाला यानी कि 300 करोड़ निकला। फिर उसके बाद दूसरा जो लैंडिंग की है लोन दी है वो 200 करोड़ दी है किसी नॉन शेड्यूल बैंक को और CRAR कितना है 15%। तो फिर से आ जाइए यहाँ पे नॉन शेड्यूल बैंक है, रिस्क 9 से ज़्यादा है तो 100% रिस्क वेट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 200 करोड़ का 100% निकालेंगे। और जो फाइनल केस है हमारा उसमें बताइए देखिए कि 100 करोड़ दी गई है नॉन शेड्यूल बैंक को, CRAR है 8.5%। तो फिर से ये वाला केस देखिए 6 से 9 के बीच में नॉन शेड्यूल बैंक का जो रिस्क वेट है वो है 150%। तो 150% हम लोग निकालेंगे 100 करोड़ का यानी कि 150 करोड़। तो फ्रेंड्स उसी तरह ये इंडिविजुअली हम लोगों ने लोन ऑन फाइनेंस का रिस्क वेट निकाला और टोटल रिस्क वेट निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर लेंगे यानी कि 300 + 200 + 150 यानी कि 650। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कॉल मनी लैंडिंग का रिस्क वेट निकाला 435 करोड़ और लोन और रिफाइनेंस का रिस्क वेट निकाला 650 करोड़। तो टोटल रिस्क वेट कितना निकला दोस्तों 435 + 650 यानी कि 1085 करोड़। तो चलिए उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने टोटल रिस्क वेट को निकाला 1085 करोड़। अब दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा CRAR होता है कैपिटल टू रिस्क वेट रेशियो जो होता है दोस्तों वो 9% होता है, आइडियली माना गया है। तो आपको तो पता होगा दोस्तों CAR का फॉर्मूला, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला वो क्या होता है, टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट बाई नीचे में डिनोमिनेटर में रिस्क वेट लिखते हैं। तो टोटल कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, हम लोग क्या करेंगे CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्क वेट से। तो हम लोगों ने 1085 करोड़ रिस्क वेट निकाला और उसे हमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे 9% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा 97.65 करोड़ मिलेगा टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने कैपिटल फंड को निकाल लिया। तो आपको ध्यान ये इस बात का रखना है कि सबसे पहले आपको रिस्क वेट को निकालना आना चाहिए और जो डाटा दी गई है उससे आप लोग आसानी से रिस्क वेट को निकाल सकते हैं। चलिए ये तो था हमारा कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन। अब दूसरा जो हमें पूछा गया था वो टायर 1 पूछा गया था। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। मैंने अपने थ्योरेटिकल सेशन में भी बताया था, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो टायर 1 और टायर 2 का जो कैपिटल होता है उसमें एक रिलेशन होता है कि टायर 1 का जो कैपिटल का वैल्यू होगा वो हमेशा टायर 2 से कम होगा, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो टायर 1 जो होगा वो मिनिमम 50% होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कैपिटल फंड तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब कैपिटल फंड में भी आप लोग जानते होंगे टायर 1 कैपिटल होता है, टायर 2 कैपिटल होता है,
फिर कुछ हमारा और भी तरह का कैपिटल होता है, मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। मेरे उस चैप्टर में चले जाइए आप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिए। और भी तरह के कैपिटल को मैंने एकदम डिटेल में समझाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि टायर 1 का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 50% होगा। तो 50% किसका? 50% टोटल कैपिटल का, यानी कि 97.65 का आप लोग 50% यदि निकालेंगे तो आपको मिलेगा 48.825 करोड़। मतलब टायर 1 का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 48.825 करोड़। और जहाँ तक बात है टायर 2 कैपिटल की, तो टायर 2 कैपिटल का मैक्सिमम वैल्यू 50% होगा, यानी कि वो भी उतना ही होगा 48.825 करोड़। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपका धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होते जा रहा होगा, आप बीएफएम को एंजॉय करने लगे होंगे। तो यदि दोस्तों आपको बीएफएम अब आसान लग रहा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये आसान में मेरा क्या कितना रोल था, मेरे जो वीडियो लेसन है वो कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करने में। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ मैं इस तरह के और भी लेसन आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा। दोस्तों जो लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो कृपया कर फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यदि लेसन पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों हम लोग केस स्टडी का जो सिलसिला है, का जो एक सीरीज़ चल रहा है हमारा, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैपिटल फ़ंड को कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों कैपिटल फ़ंड का कैलकुलेशन हम लोग आज इस लेसन में देखेंगे। और देखिए इसका जो पिछला लेसन था इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैपिटल फ़ंड में दो तरह के केस होते हैं, एक होते हैं हमारे फंड बेस्ड और एक होते हैं हमारे नॉन फंड बेस्ड। तो दोस्तों नॉन फंड बेस्ड वाला केस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और फिर उसके बेसिस पे हम लोग उसका आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक यूनिवर्सल बैंक है जिन्होंने नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी दिया है अपने बोरोवर को, उसका डिटेल हमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ है। ठीक है, किस लिए इशू हुआ है? तो गुड्स के इम्पोर्ट के लिए, और किस लिए? डोमेस्टिक गुड को खरीदने के लिए। ठीक है, कितना का इशू हुआ है? तो 1000 करोड़ का इशू हुआ है, जिसमें से 20% हिस्सा AAA रेटेड कंपनी को दिया गया और 80% हिस्सा BBB रेटेड कंपनी को दिया गया। ये था पहला। दूसरा है हमारा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि फाइनेंशियल गारंटी की तरह काम कर रहा है। ये कितना वैल्यू है इसका? 500 करोड़ है और इसका जो इंटायर अमाउंट है वो A रेटेड कंपनी को दिया गया है। तीसरा है हमारा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इसका कितना वैल्यू है? 200 करोड़ है, जिसमें से AA रेटेड कंपनी को 50% और बैलेंस अमाउंट अनरेटेड कंपनी को दिया गया है। चौथा है हमारा परफॉर्मेंस बॉन्ड या बिड बॉन्ड, किसका वैल्यू कितना है? 1000 करोड़ है। ठीक है, इसका इसमें से 50% A रेटेड कंपनी को और जो 50% है वो अनरेटेड कंपनी को दिया गया है। और लास्ट इसके बाद E है हमारा फाइनेंशियल गारंटी, ये भी 400 करोड़ है और ये AA रेटेड कंपनी को दिया गया है। और उसके बाद है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ अदर बैंक कंफर्म बाय यूनिवर्सल बैंक फॉर इम्पोर्ट, ये कितना है? 100 करोड़। अब देखिए RBI का गाइडलाइन है किस पे? क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर पे। दोस्तों ये जो हमारा केस स्टडी है वो बेसिकली क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर को आपको क्लियर कर देगा। तो जिन लोगों को डाउट रहता है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी थे कि मुझे केस स्टडी चाहिए क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर पे, तो उनके लिए ये केस स्टडी एकदम सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है। तो दोस्तों देखिए क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है आज हम लोग समझेंगे। तो RBI का क्या गाइडलाइन है कि यदि डायरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूट हो, जैसे स्टैंड बाय LC हो या क्रेडिट इन्हांसमेंट हो या लिक्विडिटी फैसिलिटी हो, तो इन सभी में जो CCF का वैल्यू है वो कितना लेते हैं हम लोग? 100% लेते हैं। फिर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस बॉन्ड, बिड बॉन्ड, वारंटीज़, इंडेमनिटीज, स्टैंड बाय LC जो कि पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, तो इन सभी केसेस में हम लोग CCF कितना लेते हैं? 50%। उसके बाद तीसरा केस में बताया गया है कि शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड लेटर जो होते हैं, ट्रेड लेटर ऑफ क्रेडिट जो होते हैं, इसमें जैसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट हुआ, ठीक है, ये सभी में कितना CCF लेते हैं? 20%। तो हम लोगों ने देखा एक में 20% लिया जा रहा है, एक में 50% लिया जा रहा है और एक में 100% लिया जा रहा है। तो ये 3 केस है हमारा CCF का, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का। तो ये दूसरा पार्ट था हमारे इस क्वेश्चन का। जो थर्ड पार्ट है उसमें बताया गया है कि रिस्क वेट का क्या नियम है। मतलब जो हमारे कॉर्पोरेट हैं, जैसे कुछ कॉर्पोरेट AAA रेटेड होंगे, कुछ AA रेटेड होंगे, कुछ A रेटेड होंगे, तो उन सभी में कितना रिस्क वेट दिया इशू किया गया है। तो AAA रेटेड में 20%, AA रेटेड में 30%, A रेटेड में 50%, ठीक है, फिर BBB वाले में 100%, BB एंड बिलो के बीच में के बारे में 150% और अनरेटेड के बारे में 100%। तो ये जो है रिस्क वेट से रिलेटेड रूल दिया गया है जो कि कॉर्पोरेट के लिए बेसिकली है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वही पार्ट है, वही हमारा कि हमसे पूछा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क वेट निकालो, और दूसरा पूछा गया है कि टोटल कैपिटल फंड निकालो। तो आइए दोस्तों हम लोग सेगमेंट वाइज समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन ये बेसिकली केस स्टडी है, इसमें आपको हो सकता है 5-6 क्वेश्चन पूछा होगा, क्या हो सकता नहीं होगा ही, 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको देख के डरना नहीं है कि इतना लंबा क्वेश्चन क्यों दिया गया है, इसे आप समझिए कि 5 या 6 मार्क्स कैरी कर रहा है ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग रिस्क वेट को निकालते हैं, टू कैलकुलेट द रिस्क वेट। ठीक है, रिस्क वेट को निकालेंगे और उसके बाद फिर कैपिटल को निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें कि जो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है उसे हम लोग फंड बेस्ड एक्सपोजर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन है ये किसके थ्रू किया जाता है, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू किया जाता है। तो यही है रोल क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का, क्या कि वो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर को फंड बेस्ड एक्सपोजर में कन्वर्ट करता है। तो आइए सीखते हैं कैसे हम लोग CCF का यूज़ करते हैं। तो हमें ये 2 डाटा को यूज करना है, ये जो पूरा डाटा दिया हुआ है इसे यूज करना है, और जो हमारा केस है उसे देखना है। आइए सबसे पहले ए वाले केस को देखते हैं। ए वाले केस में कितना रुपीज़ अलॉट किया गया है, 1000 करोड़, और ये लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है। चलो देखिए सबसे लास्ट वाला आ जाइए, यहाँ पे गाइडलाइन का जो 3rd नंबर पॉइंट था, यहाँ भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कितना परसेंट है, CCF 20%। तो हम लोगों ने क्या किया कि 1000 का 20% निकाला, जो कि मिला हमें 200 करोड़। आइए अब आ जाइए बी नंबर केस में। बी नंबर केस में क्या है, बी नंबर केस में 500 करोड़ अलॉट किया गया है किस चीज़ के लिए, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि फाइनेंशियल गारंटी की तरह सर्व हो रहा है। तो जरा देखिए गाइडलाइन को, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट सर्विंग एज फाइनेंशियल गारंटी, है ना। तो इस केस में कितना परसेंट है, CCF 100% है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने 500 करोड़ का 100% निकाला, कितना निकला 500 करोड़। उसके बाद आ जाइए सी नंबर केस में। सी नंबर केस में क्या है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इसमें कितना अलॉट किया गया है 200 करोड़। तो यहाँ देखिए रिलेटेड टू पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जो CCF है वो है 50%। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 करोड़ का 50% निकालेंगे, कितना निकलेगा 100 करोड़ निकलेगा। उसके बाद डी नंबर केस को देखते हैं। देखिए दोस्तों डी नंबर केस में जो है हमसे बोला गया था कि परफॉर्मेंस बॉन्ड या बिड बॉन्ड कितना अलॉट किया गया है, 1000 करोड़ अलॉट किया गया है। तो परफॉर्मेंस बॉन्ड और बिड बॉन्ड किस वाले केस में है, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर केस में है परफॉर्मेंस बॉन्ड या बिड बॉन्ड, इसमें कितना CCF है 50%। तो हम लोग क्या करेंगे डी नंबर केस में कि 1000 करोड़ का 50% निकालेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 500 करोड़। उसके बाद हमारा जो 5वां केस था जिसमें क्या कहा गया था कि फाइनेंशियल गारंटी, तो फाइनेंशियल गारंटी हमारा फर्स्ट वाले केस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनेंशियल गारंटी में हम लोगों ने 100% CCF लिया, तो 400 करोड़ का 100% हो जाएगा 400 करोड़। और लास्ट जो केस है हमारा उसमें कहा गया है F नंबर जो केस है, लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ अदर बैंक कन्फर्म बाय यूनिवर्सल बैंक फॉर इम्पोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना हम लोग लेंगे 20% लेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 20 करोड़। तो अब देखिए ये जो 200 करोड़ आया, ये 500 करोड़ आया, ये 100 करोड़ आया, ये भी 500 करोड़ आया, ये सब क्या है, ये सब है हमारा फंडेड एक्सपोजर में हमने कन्वर्ट किया। अब आगे का जो कैलकुलेशन होगा वो इन्हीं सब के बेसिस पे होगा, 200, 500, 100, इन्हीं सब के बेसिस पे आगे का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के अपने आंसर के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग जो क्रेडिट एक्सपोजर ऊपर निकाले हैं उन सभी पे रिस्क वेट को कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 200 करोड़ से। तो बताइए 200 करोड़ को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। तो पहले इन्वेस्ट किया गया है 20% इन्वेस्ट किया गया है AAA रेटेड कंपनी को, और 80% इन्वेस्ट किया गया है BBB रेटेड कंपनी को। तो ज़रा बताइए AAA रेटेड कंपनी का रिस्क वेट कितना है 20%, और BBB रेटेड का रिस्क वेट कितना है 100%। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 200 करोड़ को 2 भाग में बांटते हैं, एक भाग है 20% और एक भाग है 80%। तो 200 करोड़ का 20% कितना होगा दोस्तों 40 करोड़ होगा, और 80% कितना होगा 160 करोड़ होगा। अब देखिए ये जो 20% है वो किस कंपनी को दिया गया, वो दिया गया AAA रेटेड कंपनी को। और AAA रेटेड कंपनी का रिस्क वेट कितना था, AAA रेटेड कंपनी का रिस्क वेट हम लोगों ने देखा 20% था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 40 करोड़ का 20% निकालेंगे, जो कि हमें मिलेगा 8 करोड़। तो ये रिस्क वेट हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो बाकी बचा हिस्सा था 80%, वो किसे दिया गया था BBB वाले को, और BBB का जो था रिस्क वेट कितना था 100%। यानी कि हम लोग 160 करोड़ का 100% निकालेंगे, तो हमें मिलेगा 108 करोड़, 160 करोड़। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले केस का रिस्क वेट निकाला। आते हैं बी नंबर केस में। बी नंबर केस में क्या था कि पूरा का पूरा अमाउंट ए रेटेड कंपनी को दिया गया है, और ए रेटेड कंपनी का कितना है रिस्क वेट 50%। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर बी नंबर केस में 500 करोड़ का जो फंडेड एक्सपोजर था उसका 100%, ठीक है, उसका 50% सॉरी, यानी कि 250 करोड़ हम लोगों ने रिस्क वेट निकाला। सी नंबर केस में क्या था दोस्तों, सी नंबर केस में AA रेटेड को 50% और बैलेंस अमाउंट अनरेटेड को। तो सी नंबर केस में हम लोग AA रेटेड कंपनी का
डबल ए और बैलेंस अमाउंट लेना है अनरेटेड का। तो डबल ए वाले का 30% होता है रिस्क वेट, अनरेटेड का होता है 100%। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने वही किया है सी नंबर केस में। देखिए 100 करोड़ था, इसमें से इसका 50% कितना हो जाएगा, 50 करोड़, और बाकी भी 50 करोड़ होगा। और 50 करोड़ जो है, अब देखिए डबल रेटेड कंपनी को दिया गया ये 50 करोड़, और उसका रिस्क वेट कितना था, 30% था। तो हम लोगों ने क्या किया, 50 करोड़ का 30% निकाला, जो कि कितना निकला, 15 करोड़। उसी तरह जो बाकी बचा हिस्सा था, तो उसका पूरा का पूरा 100% अनरेटेड कंपनी को दिया गया, और रिस्क वेट कितना होता है अनरेटेड कंपनी का, 100%। तो हम लोगों ने क्या किया, 50 करोड़ का 100% निकाला, जो कि कितना निकला, 50 करोड़। चलिए डी नंबर केस में कितना था अलॉट किया गया था फंडेड एक्सपोजर, 500 करोड़, जिसमें से 50% यानी कि 250 करोड़ दिया गया ए रेटेड कंपनी को, और ए रेटेड कंपनी का रिस्क वेट होता है 50%, यानी कि हम लोग 250 करोड़ का 50% निकालेंगे, जो कि कितना मिल जाएगा, 125 करोड़। उसी तरह जो बैलेंस अमाउंट था 50 करोड़ हमारा, वो किसे दिया गया, वो दिया गया अनरेटेड कंपनी को, और अनरेटेड कंपनी का रिस्क वेट था 100%। तो हम लोगों ने 250 करोड़ का 100% निकाला, कितना मिला हमें, 250 करोड़ मिला। जो लास्ट केस था हमारा, लास्ट नहीं, ई नंबर केस एक और है। ई नंबर केस में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ई नंबर केस में आइए देख लेते हैं। ई नंबर केस में क्या दिया हुआ है कि जो फाइनेंशियल गारंटी है उसको पूरा ए कंपनी को दिया गया। तो फाइनेंशियल गारंटी कितना था हमारा, 400 करोड़ था। तो 400 करोड़ का हम लोग और ए कंपनी का रिस्क वेट कितना होता है, 30%। तो 400 करोड़ का हम लोग 30% निकालेंगे, यानी कि 120 करोड़। और फाइनल केस में 20 करोड़ का 20% निकालेंगे, क्योंकि वो जो है कन्फर्मिंग बैंक का जो रिस्क वेट होता है वो 20% होता है। तो इंडिविजुअली हम लोगों ने सभी केसों का रिस्क वेट निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें सभी को ऐड कर लेना है, यानी 8 + 160 + 250 + 15 प्लस जो सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 982 करोड़। तो ये जो 982 करोड़ है ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट। अब रिस्क वेट हम लोगों ने टोटल अमाउंट निकाल लिया। हमसे एक और क्वेश्चन में पूछा गया था पार्ट कि कैपिटल भी निकालना है। तो कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो रिस्क वेट को हम लोग CAR से यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का आइडियल वैल्यू कितना होता है, 9%। तो हम लोग क्या करेंगे, 982 का 9% निकालेंगे, जो कि मिल जाएगा 88.38 करोड़। तो इस प्रकार से हमारा जो कि रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क रेफर्स टू अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपेक्टेड इवेंट लीडिंग टू लॉस और गेन। ठीक है, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, रिस्क बेसिकली अनसर्टेनिटी ही होता है जिसके कारण लॉस होता है या गेन होता है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क इज अनसर्टेनिटी दैट रिजल्ट इन एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉसेस। तो दोस्तों जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है, हमारा जो वो एडवर्स वो अनसर्टेनिटी है, ऑब्वियस सी बात है वो अनसर्टेनिटी है जिसके कारण क्या होता है, एडवर्स वेरिएशन होता है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी का या आउटराइट लॉसेस का, ये भी सही स्टेटमेंट है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो है डाउनसाइड रिस्क। डाउनसाइड रिस्क इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क एज इट इंटीग्रेट्स VAR एंड वोलेटिलिटी विद एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। दोस्तों डाउनसाइड रिस्क सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है रिस्क का, लेकिन दोस्तों ये क्या इंटीग्रेट करता है, तो VAR और वोलेटिलिटी को इंटीग्रेट नहीं करता है। ये दो चीज़ जो इंटीग्रेट करता है वो है सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, डी को पढ़िए। डाउनसाइड पोटेंशियल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क व्हिच इंडिकेट्स सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी विद एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इज मोस्ट रिलाय अपॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप A, B और D स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड D। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, यहाँ भी स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई हैं। हाँ, इसमें कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन एग्जीक्यूटिव लॉसेस अ CD कंटेनिंग इंपॉर्टेंट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन व्हाइल ट्रैवलिंग। तो ये कैसा रिस्क है दोस्तों, वो CD को लॉस कर लिया, तो ये ऑपरेशनल रिस्क कर रहा है, ये क्या सही है क्या, बिल्कुल सही, ऑपरेशनल रिस्क का डेफिनेशन ही है। फिर दूसरा है दोस्तों क्वेश्चन कि रिस्क ऑफ लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन, फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशन लॉस दैट अ बैंक में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन इज कॉल्ड लीगल रिस्क। तो दोस्तों ऐसे रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रिस्क को हम लोग लीगल रिस्क नहीं कहते हैं, ऐसे रिस्क को हम लोग कंप्लायंस रिस्क कहते हैं, वी कॉल इट कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी गलत है। दूसरी बात कर रहा है दोस्तों कि काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो ऑपरेशनल रिस्क नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि काउंटर पार्टी रिस्क इज नॉट एन ऑपरेशनल रिस्क, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। दोस्तों उसके बाद कर रहा है कि MIS सेलिंग रिटेल लोन बाय अ DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एंड द रिजल्टेंट डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर रिजल्ट इन रेपुटेशन रिस्क फॉर द बैंक। दोस्तों यदि कस्टमर डिससेटिस्फाइड है इस कारण से कौन सा रिस्क होगा बैंक के लिए, तो दोस्तों रेपुटेशन रिस्क होता है, ये भी सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर A, C और D हमारा सही है।
तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए बी जो है हमारा सिस्टमिक रिस्क है, या आप कंप्लाइंस रिस्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपसे देखिए कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है कि अनसर्टेनिटी इन कैश इनफ्लो, अनसर्टेनिटी इन कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्रिएट अनसर्टेनिटी इन प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि यदि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो में आपका अनसर्टेनिटी रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रॉफिट में भी अनसर्टेनिटी होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वेरिएशन इन बिजनेस परफॉर्मेंस रिजल्ट फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन कैश आउटफ्लो। तो बिजनेस परफॉर्मेंस में जो वेरिएशन होता है दोस्तों वो किस कारण से होता है, तो कैश आउटफ्लो भी एक कारण है जिसके वेरिएशन के कारण हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस में वेरिएशन आता है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी कह रहा है कि रिस्क कैन बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी रिजल्टेड इन एडवर्स आउटकम। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट कर रहा है कि जीरो रिस्क इम्प्लाइज जीरो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो एंड जीरो रिटर्न। ये गलत है दोस्तों, जीरो रिस्क में जीरो रिटर्न नहीं मिलता है आपको, जीरो रिस्क में आपको लो रिटर्न मिलता है। क्या मिलता है, यू गेट लो रिटर्न, ठीक है, जीरो रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट लो रिटर्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। आपसे पूछा इनकरेक्ट इसने बताना, तो डी नंबर सही होगा, डी नंबर हमारा इनकरेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क में बी डिफाइंड एज a potential risk, potential that a bank borrower or counterparty will fail to meet its obligation in accordance with the agreed term। तो क्या ये सही है, क्या बिल्कुल सही है। क्रेडिट का डेफिनेशन ही होता है कि डिफ़ॉल्ट कर गया वो बैंक बोरोवर, ठीक है, अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाया तो क्रेडिट रिस्क या डिफ़ॉल्ट रिस्क कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो ऑपरेशनल रिस्क होता है दोस्तों वो इनएडिक्वेट या फेल इंटरनल प्रोसेस के कारण होता है, पीपल सिस्टम एक्सटर्नल लेवल के कारण होता है, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट आपको क्या है, सही है कि ये ऑपरेशनल रिस्क का डेफिनेशन ही है, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क का ये डेफिनेशन ही है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि काउंटर पार्टी रिस्क इज नॉन प्रोमिस कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो दोस्तों काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है आपसे कि हाँ, काउंटर पार्टी रिस्क इज ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द ट्रेडिंग पार्टनर। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या था कि ऑपरेशनल रिस्क के बारे में कहा गया था, ऑपरेशनल रिस्क राजेश फ्रॉम इनएडिक्वेट और फिर ये भी सही था दोस्तों। और दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया गया है। डिफ़ॉल्ट नहीं होता, यदि कोई आदमी डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क आएगा, ठीक है ना। बाकी इंटरनल प्रोसेस सही है, पीपल सही है, सिस्टम ये डिफ़ॉल्ट के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है कि काउंटर पार्टी रिस्क इज अ रिस्क ऑफ लॉस इफ द अदर पार्टी टू द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन। तो दोस्तों ये भी जो स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर से ये भी सही है दोस्तों, ठीक है, ये भी सही है। तो आप क्या देख सकते हैं कि बी नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, गलत है। तो ए सी एंड डी आर सॉरी आर करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो बी नंबर इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी यहाँ भी स्टेटमेंट से आपके सामने स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि हायर रिस्क इम्प्लॉय हायर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विथ हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। दूसरा कह रहा है कि लोअर रिस्क इम्प्लॉयज लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विथ लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा उसके बाद दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। लोअर रिस्क इम्प्लॉय लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विथ लोअर अपसाइड, ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस वुड बी लोअर व्हेन देयर इज लोअर पॉसिबिलिटी ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस वुड बी लोअर व्हेन देयर इज। तो किसी भी बिजनेस का कैपिटल रिक्वायरमेंट लोअर होगा कब, तो जब सिंपल सी बात है कैपिटल रिक्वायरमेंट लोअर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है वो भी लोअर होगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपका लॉस पॉसिबिलिटी है वो कम है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा लॉस होगा उतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, या जब लोअर लॉस हो रहा है तो लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। और दोस्तों डी नंबर कह रहा है कि रिस्क मिटिगेशन जो होता है, रिस्क मिटिगेशन डू नॉट रिड्यूस अपसाइड पोटेंशियल और प्रॉफिट पोटेंशियल साइमल्टेनियसली। तो दोस्तों रिस्क मिटिगेशन जो है ये गलत है दोस्तों। रिस्क मिटिगेशन रिड्यूस करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, अपसाइड पोटेंशियल को भी और प्रॉफिट पोटेंशियल दोनों को रिड्यूस करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे पूछा था इनकरेक्ट बताने के लिए, तो डी नंबर हमारा इनकरेक्ट होगा। 4 नंबर क्या होगा दोस्तों, हमारा इनकरेक्ट होगा। चलिए आपको ये समझ में आ गया कैसे सही आंसर है। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है कि पहला स्टेटमेंट है कि काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो एक क्रेडिट रिस्क का पार्ट है,
दोस्तों काउंटर पार्टी रिस्क जो है क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। कैसा सिस्टम? सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटजिक रिस्क इज अ टाइप ऑफ मार्केट रिस्क। तो दोस्तों ये बताइए क्या स्टेटमेंट है? तो दोस्तों स्ट्रेटजिक रिस्क मार्केट रिस्क नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजिक रिस्क एक प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट परफॉर्म करती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, एसेस कर सके या मैनेज कर सके रिस्क अफेक्टेड बाय इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर सिनेरियो। तो दोस्तों ना वो मार्केट रिस्क है, ना वो क्रेडिट रिस्क है, ना ऑपरेशनल रिस्क है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर, ठीक है। तो दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बैंक है उसने कोई ब्रांच है, उसने 1 करोड़ लोन सैंक्शन किया किसी बोरोवर को, तो ब्रांच जो है क्रेडिट रिस्क ले रहा है। अब बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रांच अभी जस्ट सैंक्शन किया है लोन ना, अभी इसमें जस्ट लोन सैंक्शन किया है, तो ये क्रेडिट रिस्क से इम्पैक्ट नहीं होगा या मार्केट रिस्क से इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है कि अभी वो 1 करोड़ रुपये सैंक्शन किया, तो अभी तो क्रेडिट रिस्क नहीं आएगा। क्रेडिट रिस्क तब आता है जब डिफॉल्ट करता है वो, तो कुछ दिन बाद आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, तो ए और सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 1 नंबर आंसर सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि द हायर द रिस्क द हायर वुड बी द रिटर्न एक्सपेक्टेशन। क्या ये लग रहा है आपको? सही लग रहा है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। द कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो सही स्टेटमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेसर इन हायर रिस्क बिजनेस। तो यदि आपका हायर रिस्क बिजनेस है तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कैपिटल रिक्वायरमेंट हायर रिस्क बिजनेस में कम होगा, ठीक है। तो जितना हायर रिस्क बिजनेस होगा दोस्तों, ये आप बताइए, ये गलत स्टेटमेंट है ना कि हायर रिस्क बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर सी नंबर में कह रहा है कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हायर द रिस्क लोअर वुड बी द रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना कम रिस्क प्रीमियम होगा, ये गलत है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिस्क प्रीमियम होगा, ये लोअर वर्ड गलत है। यहाँ पे क्या होगा? हायर वर्ड होगा। हायर द रिस्क हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ से पूछ रहा है इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट आप देख सकते हैं बी और डी हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। एक लोन जो है वो बैड हो गया, खराब हो गया लोन, ठीक है। एज द बोरोवर प्रोडक्ट हैज लॉस द डिमांड इन द मार्केट। तो रिस्क जो है वो मार्केट रिस्क है। क्या ये सही है क्या? ठीक है। तो दोस्तों लोन बैड हो गया क्योंकि बोरोवर का जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में डिमांड लॉस कर गया, तो ये मार्केट रिस्क था। ऑब्वियसली बात है, मार्केट के फेनोमेना के कारण उसका डिमांड लॉस हुआ ना, तो इस कारण से ये मार्केट रिस्क होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप यदि शॉर्ट टर्म फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट को क्रिएट करने में, तो आप वहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लिक्विडिटी रिस्क तो फेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप ये फंड जो आपका शॉर्ट टर्म फंड है जिससे आपने वो मान लीजिए पैसा वापस ले लिया, तो लिक्विडिटी रिस्क की संभावनाएं भी हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो इंटरेस्ट रेट तो वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है, तो उसके कारण भी रिस्क आ सकता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि द डिपॉजिटर एट टाइम्स हैव द टेंडेंसी टू विथड्रॉ द डिपॉजिट बिफोर मैच्योरिटी विच लीड टू रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। तो दोस्तों डिपॉजिटर एट टाइम्स क्या करते हैं कि वो डिपॉजिट को विथड्रॉ कर लेते हैं मैच्योरिटी से पहले, जिसके कारण कैसा रिस्क आता है? जिसके कारण आता है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क आता है। ये इन्वेस्टमेंट रिस्क इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या सही होगा? एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि बैंक ने अपने ब्रांचेस को एडवाइस किया कि जब टर्म लोन सैंक्शन करो तो वो एक कंडीशन डाले कि प्रीमैच्योर पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन अ सर्कमस्टांस, मतलब प्रीमैच्योर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से बैंक ने कौन सा रिस्क को अवॉइड किया? एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क को अवॉइड किया क्या? तो दोस्तों बिल्कुल सही है। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क में क्या होता है कि मैच्योरिटी से पहले ही जो है आपका वो आपका जमा कर देता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने का आ गया। यहाँ पे एक गलती हो गया हमसे,
इसमें ऑप्शन मैंने ए एंड बी, बी एन सी, सी एन डी और ए एन डी दिया है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर होगा इसका केवल डी भी सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन भी जो है आपका वो सही है, ठीक है। इसलिए हमारा जो इसको मैं सही कर देता हूँ, इसका क्वेश्चन सही कर देता हूँ, इसको आप ए बी सी डी कर लो, ठीक है, ए बी सी डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सी नंबर गलत है, तो ये सी होगा, ठीक है। तो थर्ड जो है लिखा हूँ सी एन डी वो गलत है, सी केवल होगा। चलिए वो मिस्टेक हो गया है, उसको मैं सही कर देता हूँ अपने क्वेश्चन में। अच्छा अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या कहा गया है कि आर ए आर ओ सी लोअर द रिस्क प्रीमियम। ये तो सही स्टेटमेंट है कि जितना ज़्यादा जितना कम रिस्क होगा उतना ही रिस्क प्रीमियम कम होगा। आर ए आर ओ सी का फुल फॉर्म बोला गया है कि रिस्क एसोसिएटेड रिटर्न फॉर कैपिटल। दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है, रिस्क एडजस्टेड होता है, ये टर्म एसोसिएटेड के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैपिटल होता है, ठीक है। आर ए आर ओ सी का ये स्टेटमेंट गलत है फुल फॉर्म। तीसरा कह रहा है कि फॉर कैलकुलेटिंग आर ए आर ओ सी द बैंक हैज़ टू कंसिडर रिस्क बेस्ड कैपिटल। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है कि आर ए आर ओ सी कैलकुलेट करने के लिए बैंक को रिस्क बेस्ड कैपिटल को कंसिडर करना पड़ेगा। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ की फैक्टर इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो दोस्तों ये गलत है, जो आर ए आर ओ सी होता है ना वही की फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, ये रिटर्न ऑन इक्विटी की फैक्टर नहीं है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट है ए एन सी, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ए एन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी ब्रांच ने लोन दिया आउट ऑफ डिपॉजिट एट, और देखिए किसी ब्रांच ने लोन दिया आउट ऑफ डिपॉजिट एट फ्लोटिंग रेट पे दिया लोन, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक से लिंक है 91 डे ट्रेजरी बिल रेट पे और फॉर द लोन, और 364 डे ट्रेजरी बिल रेट से। तो ऐसे केस में जो रिस्क होगा वो उसको यील्ड कर्व रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना। ये जब भी दो, एक आपका एसेट और लायबिलिटी में जो है आपका, जहाँ पे देखिए एक हमारा एसेट है, ठीक है, डिपॉजिट वाला, ये हमारा लायबिलिटी है डिपॉजिट, और जो हमारा ट्रेजरी बिल रेट है लोन जो हमने दिया वो एसेट है, ठीक है। तो दोनों का यील्ड कर्व जो है सेपरेट बनेगा, किसी का ज़्यादा रेट से वेरी करेगा, किसी का कम रेट से वेरी करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो रिस्क फेस करते हैं वो होता है हमारा यील्ड कर्व रिस्क। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द डिपॉजिट एज वेल एज एडवांस आर लिंक्ड बाय द बैंक टू फ्लोटिंग रेट, द बैंक हैज़ बीन फेसिंग री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो दोस्तों जब आपका डिपॉजिट या एडवांस आपका लिंक रहता है फ्लोटिंग रेट से, तो वहाँ पे आप री इन्वेस्टमेंट रिस्क फेस नहीं करते हैं, वहाँ पे जो रिस्क आप फेस करते हैं उसका नाम होता है बेसिस रिस्क। क्या नाम होता है? बेसिस रिस्क। ये स्टेटमेंट गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रांच ने एक्सेप्ट किया 10 लाख का डिपॉजिट जो कि 10 साल में डबल हो जाएगा, और ये फंड को इन्वेस्ट किया गया बैंक के द्वारा 3 साल के बॉन्ड में, इसका इंटरेस्ट रेट है 13%। तो दोस्तों इस केस में बैंक जो है द बैंक इज फेसिंग री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग गलत से लिखा गया है, द बैंक इज फेसिंग री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो देखिए हो क्या रहा है कि 10 लाख का डिपॉजिट किया उसने, एक्सेप्ट किया, और जो कि 10 साल में डबल हो जाएगा, और उस फंड को उसने बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया 3 साल के बॉन्ड में जिसका इंटरेस्ट रेट है 13%, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा। री इन्वेस्टमेंट रिस्क इसलिए होगा क्योंकि अभी तो चलो ठीक है उसने कर लिया, अब बाद में फिर मान लीजिए कि फिर बाद में उसे इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है ना, हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या कुछ ऐसा फिनोमेना आ जाए, तो यही इसी कारण से हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क का यहाँ पे चांसेस है। तो आपने क्या देखा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो बी नंबर हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए क्योंकि ये बेसिक रिस्क है, मैंने आपको बता दिया बेसिक रिस्क है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यूजुअली, इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि यूजुअली द रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन अ बैंक कंप्राइजेज ऑफ। तो किसी बैंक के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड आता है, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी आता है, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप आता है, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट टीम आता है। तो आपको बताना है कि क्या इनमें से क्या आता है दोस्तों। देखिए ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट टीम हमने नहीं पढ़ा है, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ा है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड पढ़ा है, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप पढ़ा है। तो 1 to 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क का पार्ट नहीं है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो बताइए कौन सा रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क में आपका जो है क्या क्या आता है, यील्ड कर्व रिस्क आएगा, बेसिस रिस्क आएगा, इम्बेडेड सभी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सभी के सभी हमारे इंटरेस्ट रेट रिस्क के पार्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ब्रॉडली कंप्राइजेज द फॉलोइंग। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का आपको एक ऑर्डर बताना है, सही ऑर्डर क्या है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप क्या करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, सबसे पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, यू आइडेंटिफाई द रिस्क, उसके बाद आप रिस्क मेजर करते हैं, फिर प्राइसिंग करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं और फाइनली उसको मिटिगेट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आफ्टर 3 ईयर द लोन इज रिक्वायर्ड टू बी फंड। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 3 साल बाद जो है द लोन इज रिक्वायर्ड टू बी फंडेड। यदि डिपॉजिट रेट सेम नहीं होगा तो बैंक कैसा इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर 3 ईयर द लोन इज रिक्वायर्ड टू बी फंडेड। तो दोस्तों देखिए इस केस में क्या है, इस केस में दोस्तों क्या है कि ऐसे रिस्क को हम लोग नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क कहते हैं। ये जो टर्म है ना नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क का डेफिनेशन ही है कि डिपॉजिट रेट सेम नहीं रहेगा तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क वो नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क फेस करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन ऑप्शन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इन अ बैंक फॉर मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रोल नहीं है। ठीक है, और किस चीज़ के लिए, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सेटिंग अ प्रूडेंशियल लिमिट एंड इट्स पीरियडिकल रिव्यू। दूसरा कह रहा है इंश्योर द रॉबस्टनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क मॉडल। तीसरा कह रहा है टू इंश्योर अप्रोप्रिएट मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड मिस्क ऑफ इंक्रीमेंटल एसेट एंड लायबिलिटी। और चौथा ऑप्शन है इंश्योर दैट मार्केट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कन्फर्म टू द पॉलिसी। तो कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ये जो थर्ड नंबर है ये इंश्योर करना कि मैच्योरिटी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है या नहीं और मिक्स है इंक्रीमेंटल एसेट लायबिलिटी, ये गलत है दोस्तों। बाकी ये तीनों ए बी और सी जो है हमारा इस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ठीक है, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑन लोन रिपेमेंट, तो यदि लोन रिपेमेंट डिफ़ॉल्ट होता है तो देखिए आपको पता है लिक्विडिटी रिस्क का ये तीनों का तीनों पार्ट है, चाहे वो फंडिंग रिस्क हो, टाइम रिस्क हो या कॉल रिस्क हो। लेकिन यदि मान लीजिए कि लोन रिपेमेंट नहीं होता है टाइम पे, तो उस केस में बैंक कौन सा रिस्क फेस करती है। तो दोस्तों इस केस में जो बैंक जो रिस्क फेस करती है यदि लोन रिपेमेंट टाइम पे नहीं होता है उससे हम लोग कहते हैं दोस्तों दैट इज़ कॉल्ड टाइम रिस्क, दैट इज़ कॉल्ड टाइम रिस्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम रिस्क। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। हायर द रिस्क बेस्ड रिटर्न ऑन कैपिटल डैश द अवार्ड टू द इन्वेस्टर एंड डैश प्रेफरेबल सच इन्वेस्टमेंट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जितना ज़्यादा रिस्क बेस्ड कैपिटल होगा, रिस्क बेस्ड रिटर्न होगा कैपिटल पे, तो उतना ही, आप बताइए क्या सही है, जितना ज़्यादा आपका रिस्क बेस्ड रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इन्वेस्टर को अवार्ड भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों ऐसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रेफरेबल होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर क्या चाहते हैं कि उनको अवार्ड ज़्यादा मिले। ठीक है, तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द बैंक एक्सटेंड द लोन ऑफ ₹100 lakh फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2% ओवर PLR ऑफ द बैंक PLR being 11%. Loan is to be repaid in equal quarterly installment with 1 year of moratorium. Funding of the loan has been done from deposit of ₹100 lakh for a period of 3 years at interest rate of 7%. ठीक है, after 3 years the loan would have paid up to 50%, where the deposit need to be paid back. What liquidity risk bank may face? ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि इस केस में कौन सा लिक्विडिटी रिस्क बैंक फेस करेगी। तो दोस्तों इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि लिक्विडिटी रिस्क में ये तीनों के तीनों पार्ट हैं, लेकिन आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। कॉल रिस्क आता है आपको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी के कारण, आपने पढ़ा है दोस्तों। टाइम रिस्क आप जानते हैं कि यदि आपका लोन NPA हो जाए या आपका जो परफॉर्मिंग एसेट था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, EMI टाइम से टाइम पेमेंट नहीं हो, तो वो टाइम रिस्क आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है
ठीक है, कि क्या हुआ कि डिपॉजिट को पे करना पड़ रहा है बाद में हमें, सिंपल सी बात है। तो ऐसे केस में हम लोग जो रिस्क फेस करेंगे वो होगा फंडिंग रिस्क, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है सेटिंग गाइडलाइंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। गाइडलाइन को सेट करना, ठीक है, और रिपोर्ट करना ये किसकी जिम्मेवारी है, ये पूछा गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आंसर है कि ये जो सेटिंग गाइडलाइन का जो सेटिंग होता है दोस्तों, ये कहा गया है आपको रिस्क मिटिगेशन कमेटी का काम है। तो आपको इस सभी का क्या क्या रोल है वो आपको ध्यान रखना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ, और रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है गाइडलाइन सेट करना, रिस्क मैनेजमेंट का रिपोर्ट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसे, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ बैंक लैंड ₹10 करोड़ लिंक टू 91 डेज ट्रेजरी बिल फॉर 1 ईयर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेजरी बिल को फंड करने के लिए बैंक ने 10 करोड़ रुपया लैंड किया, ठीक है, और लोन का फंडिंग कहाँ से हो रहा है, 10 करोड़ का डिपॉजिट है वहाँ से, जो कि 1 साल में मैच्योर होगा, और वो कॉल रेट से क्या है दोस्तों, लिंक है। तो बैंक किस रिस्क से एक्सपोज्ड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन कर रहा है गैप रिस्क, दूसरा कर रहा है दोस्तों बेसिस रिस्क, तीसरा कर रहा है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, और दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वो कर रहा है आपका यील्ड कर्व रिस्क। ठीक है, तो यील्ड कर्व रिस्क आपसे ये 4th ऑप्शन कर रहा है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में जो रिस्क अराइज होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक हमारे पास एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। तो इस केस में जो हमारा एसेट है वो है लोन, जो कि जो हमारा ट्रेजरी बिल से लिंक है 10 करोड़ का, ठीक है, और जो हमारा एसेट है वो है डिपॉजिट 10 करोड़ का। लेकिन दोनों का मैच्योरिटी देखिए, ये भी है 1 साल का मैच्योरिटी है, ये भी 1 साल का मैच्योरिटी है, ठीक है। तो दोनों का यील्ड कर्व जो होगा वो अलग अलग रेट से वेरी करेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रिस्क होगा वो होगा हमारा यील्ड कर्व रिस्क। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट।